आज हम भौतिकी की आप कह सकते हैं दो सबसे बड़ी कामयाबियों पर बात कर रहे हैं जिनके बीच एक अजीब सी खींचतान है। एक तरफ है आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी। हाँ, जो बड़े पैमाने पर काम करती है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, गुरुत्वाकर्षण, ये सब। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है वो क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत ही छोटी दुनिया को देखती है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन वगैरह। जी। और ये दोनों सिद्धांत अपने अपने दायरे में गजब के सफल हैं। मतलब इनसे सटीक भविष्यवाणियां होती हैं। पर मुश्किल ये है कि ये दोनों एक साथ फिट नहीं बैठते। हाँ, यही पहेली है। तो चलिए आइंस्टीन से शुरू करते हैं। उन्होंने स्पेस और टाइम को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है ना। बिल्कुल। पहले लगता था स्पेस और टाइम बस एक फिक्स्ड बैकग्राउंड है, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि नहीं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस टाइम, और ये लचीला है। लचीला मतलब जैसे कोई भारी चीज, मान लीजिए सूरज, स्पेस टाइम को अपने आसपास मोड़ देती है और पृथ्वी जैसे ग्रह उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलते हैं। यही उनका ऑर्बिट है। अच्छा, तो गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव नहीं बल्कि स्पेस टाइम का मुड़ना है। सही कहा। और ये जो बदलाव है ये तुरंत नहीं होता, ये प्रकाश की गति से फैलता है। न्यूटन सोचते थे तुरंत होता है, पर आइंस्टाइन ने कहा नहीं। ठीक है, ये तो हुई बड़ी चीजों की बात। अब आते हैं उस छोटी अजीब दुनिया पर, क्वांटम जगत। हाँ, और यहाँ तो नियम बिल्कुल पलट जाते हैं। ऊर्जा लगातार नहीं बहती, वो पैकेट में आती है, क्वांटा कहते हैं उन्हें। और वो कण और लहर वाली बात कि कभी प्रकाश कण जैसा लगता है, कभी लहर जैसा। जी हाँ, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण भी वो लहरों जैसा व्यवहार दिखाते हैं। वो डबल स्लिट प्रयोग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक अकेला कण भी खुद से टकरा सकता है, जैसे लहर हो। कमाल है। मतलब कोई चीज एक ही वक्त में कण भी है और लहर भी। क्वांटम मैकेनिक्स तो यही कहती है। और यहाँ सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कण कहाँ मिलेगा, बस संभावना बता सकते हैं। वो अनिश्चितता का सिद्धांत। हाँ, हाइजेनबर्ग का। आप स्थिति और गति दोनों एक साथ पूरी सटीकता से जान ही नहीं सकते। तो ये छोटी दुनिया वाकई बहुत बहुत अजीब है। तो अब दिक्कत कहाँ आती है इन दोनों को मिलाने में, रिलेटिविटी और क्वांटम? दिक्कत तब आती है जब हमें दोनों की जरूरत एक साथ पड़ती है। ऐसी जगहों पर जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा हो और पैमाना बहुत छोटा, जैसे ब्लैक होल का एकदम सेंटर, या फिर बिग बैंग के ठीक शुरुआत का समय। अच्छा, और तब क्या होता है? तब हमारे समीकरण वो काम करना बंद कर देते हैं। जवाब आने लगते हैं अनंत, इन्फिनिटी, जो कि बेतुका है। इसका मतलब है कि सिद्धांत अधूरे हैं। हाँ, ये एक कोशिश है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जो मौलिक कण हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वगैरह, वो असल में बिंदु नहीं है। वो बहुत बहुत छोटे एक आयामी कंपित होते हुए धागे हैं, स्ट्रिंग्स। कण नहीं, धागे। ये कैसे मदद करता है? ये धागे इतने छोटे हैं, प्लैंक लंबाई के करीब, कि हमें दिखते तो बिंदु जैसे ही हैं, पर उनका बिंदु न होना, उनमें थोड़ी सी लंबाई होना, यही कुंजी है। कैसे? देखिए, जब बिंदु कण टकराते हैं तो सारा टकराव एक ही बिंदु पर होता है, लेकिन जब स्ट्रिंग्स टकराते हैं तो वो टकराव थोड़ा फैला हुआ होता है, धुंधला सा। और यही फैलाव उन अनंत जवाबों को हटा देता है जो हमें पहले मिल रहे थे। ये गणित को संभाल लेता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो फिर इतने सारे अलग अलग कण कैसे हैं, अगर सब कुछ बस धागों से बना है? ये उन धागों के कंपन पर निर्भर करता है। जैसे वायलिन का तार अलग अलग तरह से कंपित होकर अलग अलग सुर निकालता है, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग पैटर्न में कंपित होकर अलग अलग कण बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंपन अलग, क्वार्क का अलग। बिल्कुल। उनका द्रव्यमान, उनका चार्ज, सब कुछ उनके कंपन के तरीके पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण लाने वाला कण, ग्रेविटॉन, भी स्ट्रिंग का ही एक खास कंपन मोड है। वाह, ये तो सच में सब कुछ जोड़ने जैसा लगता है। लेकिन इसमें वो आयामों वाली बात भी तो है। मैंने सुना है कुछ अतिरिक्त आयाम। हाँ, ये एक और बड़ा अहम मोड है। स्ट्रिंग थ्योरी को गणितीय रूप से सही होने के लिए हमारे जाने पहचाने 3 स्पेस वाले आयामों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अलावा और आयामों की जरूरत पड़ती है। और आयाम कितने? जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरीज हैं, उनमें कुल 9 स्थानिक आयाम चाहिए। 9? लेकिन हमें तो सिर्फ 3 दिखते हैं, बाकी 6 कहाँ गए? आइडिया ये है, और ये आइडिया नया नहीं है। कालूजा और क्लाइन ने भी पहले सोचा था कि ये अतिरिक्त आयाम बहुत ही छोटे स्केल पर मुड़े हुए या कॉम्पैक्टिफाइड है।
मुड़े हुए? जैसे कल्पना कीजिए एक बगीचे की नली की। दूर से वो एक लाइन जैसी दिखती है, बस एक आयाम। पर पास आकर देखें तो उसकी मोटाई भी है, गोलाई भी है ना? वो अतिरिक्त आयाम हैं जो दूर से नहीं दिखते। वैसे ही ये 6 अतिरिक्त आयाम इतने छोटे दायरे में सिमटे हुए हो सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हमें महसूस ही नहीं होते। और इन मुड़े हुए आयामों का आकार, उनकी बनावट, ये मायने रखती है। बहुत सादा। इन अतिरिक्त आयामों की ज्यामिति, उनका शेप ही ये तय करता है कि वो स्ट्रिंग्स कैसे कैसे कंपित हो सकते हैं, और उसी से तय होता है कि हमारे ब्रह्मांड में कौन से कण बनेंगे, उनके गुण क्या होंगे, बल कैसे काम करेंगे। अच्छा। हाँ, और इसमें सुपर सिमेट्री जैसी चीजें भी जुड़ती हैं जो कणों के बीच एक गहरे संबंध की बात करती हैं और थ्योरी को स्थिर बनाने में मदद करती हैं। तो ये सोचना कि हमारी असलियत इन नन्हे कांपते धागों और इन छुपे हुए मुड़े हुए आयामों में है, ये तो ब्रह्मांड की बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। बिल्कुल। ये हमें मजबूर करता है सोचने पे कि शायद हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा अजीब और खूबसूरत है, और ये तलाश अभी जारी है कि इन विचारों को परखा कैसे जाए। ठीक है, तो पिछली बार हमने बड़े स्केल पर बात की थी, मतलब ग्रह, तारे और आइंस्टाइन का वो अंतरिक्ष का ताना बाना, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर हम बिल्कुल जूम इन करें, एकदम छोटे लेवल पर, हाँ, बिल्कुल, वहां क्या चल रहा होता है? क्या नियम बदल जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। पहले हम सोचते थे कि भाई चीजें आखिर में छोटे छोटे बिंदुओं, मतलब पॉइंट पार्टिकल से बनी होती हैं, जिनको और छोटा नहीं किया जा सकता। हाँ, पॉइंट्स। पर अब नए विचारों से लगता है कि शायद एक न्यूनतम दूरी है, एक लिमिट है। एक लिमिट जिसके आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि सबसे फंडामेंटल लेवल पर चीजें पॉइंट्स हों ही ना। तो फिर क्या है? शायद वो ऊर्जा की कंपाती हुई छोटी डोरियां हों, धागे। धागे मतलब स्ट्रिंग्स, धागे पॉइंट्स की जगह। तो इसका मतलब है कि जो ज्यामिति, जो ज्योमेट्री हम स्कूल में सीखते हैं, वो यहाँ काम नहीं करती। बिल्कुल, जैसे वो ट्रैम्पोलिन वाली बात कि वजन रखने से आकार बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। पॉइंट्स की जगह इन स्ट्रिंग्स का होना वो सब कुछ बदल देता है। अच्छा, मतलब ये हमें एक नई तरह की ज्यामिति की तरफ ले जाता है, क्वांटम ज्यामिति। क्वांटम ज्यामिति। और इसके कुछ नतीजे तो बड़े ही अजीब है। जैसे? मिसाल के तौर पर सोचिए, एक गोल बंद आयाम है। ठीक है। क्वांटम ज्यामिति के हिसाब से एक बहुत ही छोटा, मतलब सूक्ष्म गोल आयाम और एक बहुत बड़ा गोल आयाम, हाँ, वो भौतिक रूप से एक जैसे हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? छोटा और बड़ा एक जैसा? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, इसे कहते हैं R और 1R द्वैत, डुअलिटी। R और 1R डुअलिटी। ओके। सुनने में अटपटा है, मुझे पता है, लेकिन ये दिखाता है कि बहुत छोटे पैमाने पर दूरी का मतलब ही बदल जाता है। ये ब्रह्मांड को समझने का बिल्कुल नया नजरिया है, खासकर एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो अगर ज्यामिति इतनी अजीब हो सकती है क्वांटम लेवल पर, तो क्या ये जो अंतरिक्ष का ताना बाना है, ये फट भी सकता है, जैसे हम सोचते हैं वर्म होल्स या ब्लैक होल्स के सेंटर में? हाँ, बिल्कुल, ये एक और कमाल का एरिया है जहां ये नए आइडियाज काम आते हैं। अच्छा। देखिए, पारंपरिक रूप से सोचते थे कि अंतरिक्ष का फटना मतलब बस महाविनाश, सब खत्म। हाँ, लगता तो यही है। पर इस नई सोच, इस क्वांटम ज्यामिति के फ्रेमवर्क में ऐसा लगता है कि कुछ खास हालतों में अंतरिक्ष फटकर खुद की मरम्मत भी कर सकता है। सच में? बिना किसी तबाही के? हाँ, बिना किसी बड़ी भौतिक तबाही के। कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मोटे तौर पर फ्लॉप ट्रांजिशन कह सकते हैं। फ्लॉप ट्रांजिशन? इसमें अंतरिक्ष का एक हिस्सा जैसे सिकुड़ता है, फटता है और फिर एक अलग नए आकार में वापस जुड़ जाता है। कमाल है। तो ये दिखाता है कि अंतरिक्ष कोई पत्थर की लकीर नहीं है, स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है, बदल सकता है। ये तो बहुत ही, मतलब सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, हमने सुना है कि स्ट्रिंग थ्योरी के भी कई अलग अलग वर्जन्स थे, शायद 5। हाँ, क्या ये सब उनसे जुड़ता है, ये क्वांटम ज्यामिति, ये फटना जोड़ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शुरू में वाकई ऐसा लगता था कि 5 अलग अलग स्ट्रिंग सिद्धांत हैं। हाँ। लेकिन फिर एक कह लीजिए दूसरी सुपर स्ट्रिंग क्रांति हुई। हाँ। हाल की बात है ये। हाँ। और उसमें ये पता चला कि ये पांचों सिद्धांत असल में शायद एक ही गहरी बुनियादी थ्योरी के अलग अलग चेहरे हैं। एक ही थ्योरी के? हाँ, जिसे फिलहाल एम सिद्धांत कहते हैं, एम थ्योरी। एम सिद्धांत? सोचिए, जैसे पानी, बर्फ और भाप। अच्छा। दिखते बिल्कुल अलग हैं, हाँ। पर हैं तो एक ही चीज।
H2O, हाँ, बिल्कुल अलग अलग फेज। बस वैसा ही। ये एम सिद्धांत एक और आयाम की तरफ भी इशारा करता है, 11वां आयाम। 11? हम तो 3 या 4 की बात करते हैं। हाँ, और इसमें सिर्फ एक डायमेंशन वाले धागे ही नहीं, बल्कि ऊंची डायमेंशन वाली चीजें भी हो सकती हैं, जैसे झिल्ली, मेम्ब्रेन्स, जिन्हें ब्रेन्स कहते हैं। ब्रेन्स, 11 आयाम। तो क्या ये एकीकृत सिद्धांत, ये एम थ्योरी, ब्लैक होल जैसे रहस्यों पर भी कुछ रोशनी डालते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या ब्लैक होल और वो जो कण है, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, जिनसे हम बने हैं, उनमें कोई कनेक्शन है? है, और गहरा कनेक्शन है। देखिए, ब्लैक होल और कणों में कुछ समानताएं तो हैं ही। जैसे? दोनों का द्रव्यमान होता है, चार्ज हो सकता है, स्पिन होता है। हाँ, ठीक है। स्ट्रिंग एम सिद्धांत इस रिश्ते को और गहरा करता है। ये बताता है कि कुछ खास तरह के ब्लैक होल, एक्सट्रीमल ब्लैक होल जिन्हें कहते हैं, वो असल में इन ब्रेन्स से बने हो सकते हैं। ब्रेन से बने ब्लैक होल? हाँ, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि कुछ प्रक्रियाओं के जरिए, जैसे वो अंतरिक्ष का फटना जुड़ना हमने डिस्कस किया। हाँ, फ्लॉप ट्रांजिशन। हाँ, उसी तरह की प्रक्रियाएं जिन्हें कोनिफोल्ड ट्रांजिशन कहते हैं, उनके जरिए एक ब्लैक होल धीरे धीरे अपना वजन खो सकता है और खोते खोते आखिरकार एक बिना वजन वाले कण में बदल सकता है। 1 मिनट, एक ब्लैक होल एक कण में? हाँ, और वो कण क्या है? वो बस एक कमकपाता हुआ धागा है, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये तो जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, एक फेस ट्रांजिशन जैसा। वाह! तो ये ब्लैक होल और कणों के बीच एक ठोस गहरा रिश्ता बनाता है, और इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की एंट्रोपी को भी समझाया है। एंट्रोपी मतलब वो जो अव्यवस्था या डिसऑर्डर होता है? हाँ, वही। और ये कैलकुलेशंस उन भविष्यवाणियों से बिल्कुल मेल खाती हैं जो बेकनस्टीन और हॉकिंग ने दशकों पहले की थी। ये तो जबरदस्त है। अच्छा, और इस सब का ब्रह्मांड की शुरुआत से कोई लेना देना है? बिग बैंग? हाँ, बिल्कुल है। स्ट्रिंग एम सिद्धांत कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है। कैसे? यह सिद्धांत इशारा करता है कि शायद ब्रह्मांड एक अनंत घनत्व वाले बिंदु, वो जो सिंगुलैरिटी कहलाती है, उससे शुरू नहीं हुआ। तो फिर? हो सकता है कि एक न्यूनतम संभव आकार हो, एक मिनिमम साइज, लगभग प्लैंक लंबाई के बराबर। उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी बिग बैंग नहीं, बल्कि एक स्मॉल बैंग कह सकते हैं। और सिद्धांत ये भी बताता है कि शायद शुरुआत में प्रकृति के सारे बल, सारे फोर्सेस एक ही थे, एकीकृत। अच्छा। कुछ मॉडल्स तो ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के ये जो 3 स्पेस वाले आयाम फैले हुए हैं और बाकी के आयाम छोटे रह गए। हाँ, वो 11 में से बाकी। हाँ, उनका ऐसा होना शायद शुरुआती स्ट्रिंग इंटरैक्शन की वजह से हो। ये बिग बैंग की जो स्टैंडर्ड कहानी है, उसे थोड़ा बदलता है, मॉडिफाई करता है, और शायद शुरुआती ब्रह्मांड की कुछ पहेलियां, जैसे होराइजन प्रॉब्लम, उसे सुलझाने में भी मदद कर सकता है। तो अगर मैं समेटने की कोशिश करूं, हमने देखा कि क्वांटम लेवल पर ज्यामिति बहुत अजीब है। आर और एनआर डुअलिटी है, जहां छोटा और बड़ा एक जैसा हो सकता है। हाँ, फिर अंतरिक्ष खुद स्थिर नहीं है, फटकर जुड़ सकता है, बदल सकता है। बिल्कुल। और वो जो अलग-अलग स्ट्रिंग सिद्धांत थे, वो शायद एक ही गहरी एम थ्योरी का हिस्सा हैं, 11 आयामों वाली। जी। और ये थ्योरी ब्लैक होल और कणों को एक दूसरे में बदलने वाले फेज की तरह देखती है, और ब्लैक होल की एंट्रोपी भी समझाती है। सही। और आखिर में ब्रह्मांड की शुरुआत शायद सिंगुलैरिटी से नहीं हुई, बल्कि एक न्यूनतम आकार से हुई, और सारे बल एक थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही तरीके से मुख्य बातें पकड़ ली। ये सारे आइडियाज आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, और ये मिलकर वास्तविकता की एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी तस्वीर पेश करते हैं, जो सबसे छोटे धागों से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक फैली हुई हैं। तो क्या ये चर्चा सुनने वालों के लिए उपयोगी थी? क्या इसने कुछ सोचने पर मजबूर किया, कुछ नया दिया? हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और हम अपनी बात को, अपनी व्याख्या को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।